हेलो माय डियर वंस। आज मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ कि क्यों आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स रिपीटेडली आते हैं। एक लूप पर नेगेटिव थॉट्स चल रहे होते हैं और आप बड़े हैरान परेशान होते हैं कि हमारे दिमाग में ये नेगेटिव थिंकिंग का जो लूप है वो ब्रेक क्यों नहीं हो रहा है। तो जब आप उसके रीजंस बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे और कैसे उस लूप को ब्रेक करना है, वो सॉल्यूशंस भी मैं आपको देने वाली हूँ, तो आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे क्योंकि आप अपने नेगेटिव थिंकिंग के लूप से बाहर आ जाएंगे। तो ये बहुत ही यूज़फुल सॉल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो है माय डियर वंस। आपको लास्ट तक देखना है, शेयर ज़रूर करना है, वीडियो को लाइक करके कमेंट कर अपना प्यार मुझे ज़रूर देना है। और हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको ना जल्दी से अब डॉक्टर कृषिका जैन ऐप को डाउनलोड कर लेना है ताकि आप बहुत जल्दी अपने नेगेटिव थॉट्स के लूप को तोड़ पाएँ। क्योंकि मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, अफर्मेशंस सब बहुत हेल्प करती है इस लूप को ब्रेक करने के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। चलो अब सीखना शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि क्या कोर रीज़न है ना कि हमारे दिमाग में आते ही रहते हैं। तो इसके भाई साइकोलॉजिकल, न्यूरोलॉजिकल, इमोशनल सारे के सारे रीजंस होते हैं। तो समझो इसका। एक है अनरिजॉल्व्ड इमोशनल ट्रिगर्स। आपके अंदर ना बहुत सारी कुछ इस तरीके के एक्सपीरियंसेस पड़े हुए हैं जिसको ना आपने अभी तक एड्रेस नहीं किया। देखो, हर दिन हमको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, हमारे बहुत सारे इमोशंस सप्रेस होते हैं, हम हर्ट भी फील करते हैं, बहुत कुछ अनएक्सपेक्टेड भी होता है हमारी लाइफ में, बहुत कुछ ऐसा होता है जो हमारे मन मुताबिक नहीं होता। और धीरे धीरे हम ना इमोशनली हर्ट फील करते हैं और हर वक्त हम अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो बड़ा कॉन्फ्लिक्ट रहता है हमारे अंदर, बड़ा सारा हर्ट और बहुत सारे वैरायटी ऑफ इमोशंस ऐसे रहते हैं जो आपस में ऐसे क्लब हो जाते हैं कि मिलकर ना वो हमारे लिए इशू क्रिएट करने लग जाते हैं। हम कई बार उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाते, कई बार बार उसको जो हमारे दिमाग में एक्सपीरियंस हमने पहली बार किया था री एक्सपीरियंस करते रहते हैं, मेमोरीज फ्लैशबैक होती रहती हैं और हमने ना उन मैटर को ना रिजॉल्व नहीं किया होता। हमने अगर इनिशियली रिजॉल्व करने की कोशिश भी की तो शायद हमारा तरीका सही नहीं था और उससे प्रॉब्लम और बढ़ गई और हमें एक रॉन्ग मैसेज चला गया कि इन इश्यूज़ को ना रिजॉल्व नहीं किया जा सकता और हमने उसको ना ऐसे ही अपने दिमाग में छोड़ दिया अनटच्ड। तो जब भी आपके दिमाग में कुछ अनरिजॉल्व्ड इमोशनल इश्यूज़ होंगे तो वहाँ पर ना आपका दिमाग उसको एक थ्रेट की तरह परसीव करके रखेगा और ऑन एंड ऑफ या फिर लगातार वो आपको थॉट्स के रूप में रिमाइंडर भेजेगा। क्योंकि आप जानते ही हैं हमारा ब्रेन आसपास एनवायरनमेंट से हर समय थ्रेट्स को स्कैन करता है और वो एनवायरनमेंट हमारे अंदर का भी अगर ऐसे ही नेगेटिव हो गया है क्योंकि उसमें कुछ इस तरीके के इमोशनल सप्रेशन, कुछ मेमोरीज़ पड़ी हुई हैं, कुछ ऐसे अनरिजॉल्व्ड इश्यूज़ पड़े हुए हैं, कोई ट्रॉमा पड़ा हुआ है जिसे अभी तक हमने एड्रेस नहीं किया, तो वो अंदर का एनवायरनमेंट भी स्कैन करता रहता है। और फिर उसी स्कैनिंग के चलते हुए, क्योंकि वो आपकी सेफ्टी इंश्योर करना चाहता है, वो आपको पेन से फ्री रखना चाहता है, तो वो ना इन थॉट्स पर बार बार काम करता रहता है और आपको बार बार ऑटो सजेशन के रूप में वो थॉट्स आते रहते हैं। ये आपके कंट्रोल से बाहर होते हैं क्योंकि कौन से थॉट आएंगे ये आपके कंट्रोल में नहीं होते हैं। आपके कंट्रोल में क्या है? आपके कंट्रोल में जो आपके अंदर के इमोशनल अनरिजॉल्व मैटर्स हैं उनको रिजॉल्व करना, वो आप कर नहीं रहे हैं, तो माइंड आपको बार बार रिमाइंड करा रहा है। और होता है न्यूरल पाथवेज रीइंफोर्समेंट। देखिए, हम जो भी बिहेवियर को, थॉट को है ना रिपीट करते हैं तो उससे ना हमारा जो न्यूरल पाथवे बना हुआ होता है वो और स्ट्रांग हो रहा होता है क्योंकि बार बार सेम कनेक्शंस बन रहे होते हैं। आपको पता है, जब भी हम कोई एक्शन लेते हैं, हम सोचते हैं, हमारी छोटे से छोटे टाइनी मूवमेंट एक्टिविटी से हमारे अंदर न्यूरॉन्स में फायरिंग होती है और वो फायरिंग साथ में वायर भी होती है। तो ये फायरिंग वायरिंग चलती रहती है और जितना आप कोई भी चीज़ रिपीट करेंगे उतना उस पैटर्न को आप स्ट्रांग बनाते रहेंगे। अब आपको पता है कि कोई चीज़ आपके लिए गलत है लेकिन फिर भी आप बार बार उसी चीज़ को ही कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे आपको पता है कि आज सोशल मीडिया का इतना यूज़ करने की वजह से अब हमारे पास ना इतना ज़्यादा फ्लडेड इन्फॉर्मेशन है जिसकी हमें कोई ज़रूरत भी नहीं है।
पहले देखिए हम किससे कंपैरिजन करते थे, अपने कज़न से, सिबलिंग से, आजू बाजू के लोगों से, या हमारे पेरेंट्स के कुछ फ्रेंड्स होते थे उनसे। लेकिन आज की तारीख में हमारा कंपैरिजन पूरी दुनिया से ही है। और इतना सब कुछ जब हम अपने दिमाग पर डाल रहे हैं तो क्या है, दिमाग ओवरबर्डन हो जाता है और अंदर इन्फीरियरिटी आ जाती है। हमें बिल्कुल ऐसा फील होता है कि जैसे हम ही मिस कर रहे हैं सब कुछ और सारी दुनिया के मज़े चल रहे हैं। हमें अपने अंदर बहुत सारी कमियां लगती हैं और हम ना इतना सारा इन्फॉर्मेशन को बार बार अलग अलग तरीके से रिपीटेड कॉन्टेंट हमारे अंदर जा रहे हैं। तो क्या है, नेगेटिविटी का लूप स्ट्रॉन्ग होगा या वो ब्रेक होगा। ये तो मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल दिया है। कुछ भी अगर आप रिपीट कर रहे हैं, आपको पता है कि आपकी कोई आदत ख़राब है, लेकिन फिर भी आप उसे बार बार रिपीट करे जा रहे हैं। आपको पता है आपका बात करने का तरीका सही नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसे बदल नहीं रहे हैं। तो बार बार सेम एक रास्ते पर अगर आप चलते हैं, जैसे है ना, आपने देखा भी होगा ना कि कोई कच्चा रास्ता है, आप उस पर चलते हैं पहली बार तो आपके पैरों के निशान होते हैं, लेकिन जो रिपीटेडली होते हैं तो और गहरे निशान होते चले जाते हैं। तो अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके लिए सही नहीं है उसे भी आप रिपीट कर रहे हो तो उसके पैटर्न्स और स्ट्रांग हो रहे हैं और माइंड ना उसी से रिलेटेड जो आपने अंदर फीड किया है उसी से रिलेटेड प्रोसेस करके सब आपको ऑटो सजेशंस थॉट्स के रूप में दे रहा है। तो आप अगर लूप से बाहर आना चाहते हो तो आपको नेगेटिव रीइंफोर्समेंट को ख़त्म करना होगा। ऐसे ही इमोशनल मेमोरी डोमिनेंस, अगर हमारे अंदर इमोशनल मेमोरी का बहुत डोमिनेंस है, क्योंकि आप जानते हो हमारा इमोशंस को प्रोसेस करने का सेंटर अमिगडाला, वो ना हिपोकैम्पस जो हमारा मेमोरी का सेंटर है उससे कनेक्टिविटी बनाकर रखता है। अब आपस में दोनों इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करते रहते हैं। अगर बहुत ज़्यादा आपके अंदर इमोशन से अटैच एक्सपीरियंसेस ही होते हैं तो आपके हिपोकैम्पस में क्या होगा, मोस्टली जो मेमोरीज़ का कंटेंट होगा उसमें बहुत ज़्यादा इमोशंस होंगे। तो अगर आपके अंदर इमोशनल मेमोरी का डोमिनेंस है तो आपका ब्रेन आपको उसी वजह से ऐसे ही सजेशंस बार बार देता रहेगा। अच्छा, पॉजिटिव इमोशंस कैसे हम फील करते हैं, क्या होता है हमारे अंदर ना एक प्लेजर का केमिकल डोपामिन रिलीज़ होता है, और जब भी कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होते हैं तो उस टाइम पर हमारे अंदर अड्रेनल, कॉर्टिसोल जैसे केमिकल्स रिलीज़ होते हैं। तो चाहे वो डोपामिन रिलीज़ हो रहा है या आपके अंदर कॉर्टिसोल, अड्रेनल जैसे केमिकल रिलीज़ हो रहे हैं, तो ये सब क्या है, एक स्ट्रेस का, एक थ्रेट का है मैसेज और एक हैप्पीनेस का है। अब आपके ब्रेन के लिए पेन और प्लेजर दोनों पर ही वो काम करता है, क्योंकि आपको या तो पेन ऑफ लूजिंग समथिंग है ना दौड़ाता है, या फिर आपको प्लेजर ऑफ गेटिंग समथिंग दौड़ाता है। तो अब आपके ब्रेन ने अगर किसी चीज़ को थ्रेट की तरह परसीव कर रखा है तो उसको भी रिप्ले करता है, अगर किसी को बहुत प्लेजर की तरह कर रखा होता है तो उसको भी रिप्ले करता है। बट मोस्टली हम क्या है ना, उसे पेन की तरह रजिस्टर करा हुआ है। अगर हमने बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस जिसमें इमोशंस डोमिनेंस है तो क्या होता है, वो बार बार आपको अवेयर करने के लिए थॉट्स देता रहता है। तो ये इसका एक न्यूरोलॉजिकल एस्पेक्ट भी है। और कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस, इस पर तो मैंने कितनी सारी वीडियोस बनाई हैं, आपने देखी होंगी, नहीं देखी हैं तो आप देख लो, उसकी पूरी प्लेलिस्ट भी है। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस वो ऑटोमेटिक डिस्टॉर्टेड थिंकिंग पैटर्न्स होते हैं जो रियल जैसे लगते हैं बट वो रियल होते ही नहीं हैं। जैसे आप जानते हो ना, जनरलाइज कर देना, माइंड रीडिंग करना, पर्सनलाइज कर लेना, फॉर्चून टेलिंग, मैजिकल थिंकिंग, कैटास्ट्रॉफिक थिंकिंग, व्हाट इफ थिंकिंग, राइट, इस तरह से बहुत सारे मैंने पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बना रखी है, उसको देखना। जब भी आपके अंदर डिस्टॉर्टेड थिंकिंग पैटर्न होंगे, क्यों, क्योंकि आपने इंटरप्रिटेशन ही गलत निकाली है। आप अपने आप ही क्लेम करने लगे कि जैसे आपको पता है कि दूसरे के बिहेवियर के पीछे की क्या रीज़न है। आपने रियलिटी जानने की कोशिश नहीं की, आपने अपनी फीलिंग्स को ही फैक्ट्स मान लिया, तो आपने इमोशनल रीजनिंग करने लगे, आपने एक आधा एक्सपीरियंस को आगे के लिए जनरलाइज कर लिया। तो आपका डिस्टॉर्टेड थिंकिंग पैटर्न है और उससे आपका एक हैबिचुअल थिंकिंग पैटर्न बन गया है नेगेटिव पर फोकस करने का। आपका नेगेटिव मीनिंग देने का जब एक पैटर्न डेवलप हो जाता है, एक एटीट्यूड डेवलप हो जाता है, जिसे कहते हैं नेगेटिव एटीट्यूड बन गया है, तो फिर आपका ब्रेन उसी चीज़ को बार बार रिपीट करता रहता है। तो आपको समझना है कि आपको ना पकड़ना है कि आपका सोर्स क्या है, करेक्ट करना है। अगर आपका इंटरप्रिटेशन निकालने का तरीका ही इतना फॉल्टी होगा, आप फंसोगे, आप फंसे बिना बाज ही नहीं आओगे। आपके अंदर कुछ इस तरीके की मेमोरीज पड़ी हैं, आप उसमें से पेन नहीं निकाल रहे हो, तो वो आपको बार बार टॉर्चर करती रहेंगी। आप वही गलतियां रिपीट करते रहोगे तो आपको और ज़्यादा टॉर्चर फील होगा। तो आपको गलतियां रिपीट करना बंद करना है, क्योंकि दूसरों की नेगेटिविटी से आप बच सकते हो, लेकिन जब आप खुद के अंदर नेगेटिविटी भर लेते हो तो आप कैसे बचोगे, बताओ। एक शिप पानी में चलता है, लेकिन जब तक पानी बाहर रहता है कभी शिप डूबता है? शिप कब डूबता है? जब
अंदर उसके पानी भर जाता है। तो जब आपके अंदर नेगेटिविटी भर जाती है तब आप फंसते हो। आसपास के इन्वायरमेंट का ऐसा नहीं कहूँगी कि बिल्कुल इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, थोड़ा पड़ता है, बट फिर भी आप अपने आप को आराम से सेफ रख सकते हो। लेकिन जब आप खुद के अंदर ही कचरा भरकर बैठ जाओगे तो क्या होगा मेरे प्यारो? चलो आगे समझो। अनमेट साइकोलॉजिकल नीड्स, हमारी बहुत सारी नीड होती है ना भाई, अटेंशन हो गया, लव हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया, अप्रिसिएशन हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती है ना हमें, कि कोई हमें कॉन्फिडेंस दे, कोई किसी का सपोर्ट हो। और जब भी हमारी वो साइकोलॉजिकल नीड्स पूरी नहीं होती हैं तो उससे भी हमारे को ना बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी डेवलप हो जाती है, एक थ्रेट सा हमें हर समय लगता है। और आपको पता है कि इवोल्यूशन प्रोसेस में ब्रेन ना इवॉल्व ही थ्रेट का सामना करते करते हुआ है, तो उसका डिफ़ॉल्ट मोड जो है वो नेगेटिव को पकड़ना ही है। उसे ट्रेन करना पड़ता है कि भाई पॉजिटिव भी देख ले, बहुत कुछ अच्छा भी है, पॉजिटिव भी है, लेकिन वो देखेगा आदत से मजबूर, पहले नेगेटिव को पकड़ेगा, जो कमी है उस पर फोकस बना के रखेगा, री 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 करता रहेगा, रोता रहेगा। और जो अच्छा हुआ है उसको बताना पड़ेगा, देखिए इतना अच्छा हुआ है, खुश हो। तो ट्रेनिंग, तो हमें ट्रेनिंग करनी होती है। अगर आपने वो ट्रेनिंग नहीं की और जो आपकी अनमेट साइकोलॉजिकल नीड्स हैं वो भी आपको हॉन्ट करी हैं, तो उससे भी आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं। और है स्ट्रेस एंड फटीग। स्ट्रेस तो हम भर भर के लेंगे ना। हमें समझना है कि हम ना अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, और वो फिज़िकल लेवल पर आपको टॉर्चर करो, इमोशनल स्ट्रेस हो, फाइनेंशियल स्ट्रेस हो, किसी भी तरीके का रिलेशनशिप में स्ट्रेस हो, किसी भी एरिया से अगर स्ट्रेस आ रहा है, आपके अंदर स्ट्रेस हार्मोन्स बहुत ज़्यादा रिलीज़ होंगे, तो आपका ब्रेन क्या करेगा? नेगेटिविटी पर ही तो प्रोग्राम रहेगा। अभी मैंने इससे पहले पॉइंट में क्या बताया था कि जब भी कुछ अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस होता है तो उस टाइम पर आपके कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन जैसे केमिकल रिलीज होते हैं। तो उसमें भी क्योंकि वो पेन वाली सिचुएशन होती है तो दिमाग फोकस बना के रखता है, तो अमिगडाला और हिप्पोकैम्पस आपस में चिट चैट करते रहते हैं और फिर वही लूप आएगा। तो स्ट्रेस के केस में वही हो रहा है, फटीग, बिल्कुल थके मांदे। क्या होगा? सब कुछ आगे के लिए नेगेटिव ही तो दिमाग में आएगा ना। फॉर्च्यून टेलिंग करते रहोगे नेगेटिव, तो माइंड ना बहुत ही बातूनी है और इसको ना प्रिडिक्ट करना बड़ा अच्छा लगता है, अज्यूम करना बड़ा अच्छा लगता है। जो भी इसके पास इकट्ठा है ना, ऐसे सोचता है राजा महाराजा हूँ, मैंने इतना कुछ इकट्ठा कर लिया अपना साम्राज्य, अब तो मुझे सब पता है, मैं सब चला लूँगा। ऐसा है नहीं, लेकिन इसको भ्रम होता है हमारे माइंड को ऐसा। तो ये क्या है ना, अज्यूम करके प्रिडिक्ट करता रहता है, ऐसा जाएगा, वैसा जाएगा, ऐसा जाएगा, वैसा जाएगा। तो भाई अपने स्ट्रेस को कंट्रोल में रखना है, अपने आप को इतना टॉर्चर ही नहीं करना है कि थके थके मरे मरे से रहो, ऐसा लगे कि हाँ भाई ये तो चैलेंज बहुत बड़ा है। जब आप बहुत स्ट्रेस में होते हो, बहुत ज़्यादा फटीग का शिकार होते हो, तो क्या होता है, छोटी छोटी बातें भी बहुत बड़ी बड़ी लगती हैं। तो ये भी रीज़न होता है कि आपका नेगेटिविटी का लूप ब्रेक नहीं हो रहा। और क्या है, अवॉइडेंस और सप्रेशन। अवॉइड करते जाएंगे हम किसी भी चीज़ को, माइंड को क्या लगेगा, खतरा है, हम सप्रेस करते जाएंगे, दबाते जाएंगे, बिल्कुल पैसिव जोन में रहेंगे। तो क्या है, इस सब से भी अंदर क्या फीड कर रहे हो, जो बो रहे हो वही तो पाओगे। ऐसा हो सकता है क्या कि आप कोई ना कुछ कड़वा बोओगे और मीठा पाओगे? नहीं हो सकता। तो सप्रेस मत करो, एक्सप्रेस करने के तरीके ढूंढो। अब क्या करते हैं, या तो लोग सप्रेस करते हैं या फिर एकदम एग्रेसिवली एक्सप्रेस करते हैं। अरे नहीं भाई, अपने कॉर्टेक्स ब्रेन की ट्रेनिंग करो, सप्रेस मत करो और एग्रेसिवली एक्सप्रेस भी मत करो, क्योंकि फंसोगे और प्रॉब्लम आएगी, फिर और सप्रेस करना पड़ सकता है। तो आप असर्टिवली एक्सप्रेस करना सीखो, अपने आप को इम्पोर्टेंस दो कि आपका राइट क्या है, आपका नीड्स वांट्स क्या है, आपकी फीलिंग्स को इम्पोर्टेंस देना सीखो। और असर्टिवली, बिना किसी को ब्लेम करे, ऑफेंडेड फील कराए, अपनी बात भी तो कही जा सकती है ना। और एक ब्यूटीफुल आर्ट है, आराम से सीख सकते हो। इस पर ना मैंने एक कशिका केयर जो मेरा इंग्लिश का चैनल है उस पर वीडियो भी बनाई है, कैसे पैसिव एग्रेसिव और असर्टिव कम्युनिकेशन हम अपनी रिलेशनशिप में कर सकते हैं। तो अपने आप को सप्रेस मत करो, अवॉइड मत करो, क्योंकि दोनों से प्रॉब्लम बहुत बढ़ती है। और अंदर जब भरेगा ही सारा कचरा तो उसमें से तो बदबू ही आएगी ना। तो यानी कि जो नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर आ रही हैं, क्या कर रही हैं, टॉर्चर ही तो कर रही हैं, आपको परेशान कर रही हैं। सो माय डियर वंस, ये सारी गलतियां करनी तो बंद करनी है, इससे आपका नेगेटिविटी का लूप नहीं टूट रहा है। अब चलो सोल्यूशन पर बात करते हैं। अब कैसे ब्रेक करें लूप को, है ना, इंपॉर्टेंट पार्ट पर हम पहुंच गए हैं। एंड आई रियली अप्रिशिएट आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं, तो आप सच में इस लूप को तोड़ना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं। और आपका इस लूप से बाहर निकलना तो बिल्कुल पक्का है, क्योंकि अगर अभी तक आप टिके हुए हैं इसमें तो आप कमिटेड तो हैं ही। अब चलो क्या करना है, सिंपल से 5 स्टेप ऐसे फॉलो करने हैं यहाँ पर। अवेयरनेस, सबसे पहले कैच द लूप और उसको नाम देना है। भाई आप जब तक पकड़ोगे नहीं अपनी थॉट्स को, क्योंकि थॉट्स तो वैसे बहुत सारी आ रही है,
ठीक है ना। दिन में अब ये भी हो सकता है इतनी थॉट्स को कैसे पकड़ेंगे, सारी थॉट्स थोड़ी ना बेकार होती हैं, कुछ ही थॉट्स ऐसी होती हैं जो रिपीटेटिव होती हैं। मोस्टली थॉट्स तो 70 to 80% तो रिपीटेटिव ही होती हैं, थोड़ा बदल बदल के आती हैं। पकड़ो उन्हें और उनको नेम देना शुरू करो कि वो कैसी थॉट है। ये थॉट एंक्शस बनाने वाली है, ये फियरफुल थॉट है, इस तरीके से डिस्टर्बिंग थॉट है, नाम देना शुरू करो। अवेयरनेस लेकर आओ, क्योंकि सबसे पहले अवेयर ही होना पड़ता है। जो भी हमारी अंदर बॉडी माइंड के लेवल पर ऑटोमेटिक हो रहा है, उसके बारे में सबसे पहले आपको अवेयरनेस ही लानी होती है। क्योंकि हमारे पास ना पावर है, एक तो हमारे अंदर जो स्टोर्ड होता है उसके बेसिस पर हमारा सिस्टम ना ऑटोमेटिक हमें सजेशन देता है। अब देखो ना, यहाँ पे समझो, जैसे हमारी ना जो भी पांचों सेंसेस से अंदर जाता है, ठीक है, जो भी पांचों सेंसेस से अंदर जाता है, तो यहाँ पर ना हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं, उसमें जो हमारे एक्सपीरियंस हैं, जो आसपास से रेफरेंसेस हैं, और जो हमने मीनिंग क्रिएट किया है, यानी कि इंटरप्रिटेशंस निकाली हैं, फिर हमने जो भी एक्शंस लेकर एक्सपीरियंस लिए हैं, वो सारे के सारे ना अंदर स्टोर होते हैं। और इसको ऐसे कलेक्टिवली बोल सकते हो कि ये मेमोरी क्रिएट हो गई आपकी। इसमें जितने ज़्यादा इमोशंस होंगे उतनी स्ट्रांग मेमोरी होगी, और जितना इमोशंस का एलिमेंट कम होगा तो मेमोरी होगी फेडेड, वीक सी थोड़ी मेमोरी होगी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। तो आपके पास मेमोरी है, तो इस पर बेस्ड आपके माइंड का फंक्शन क्या है, वो आपको ऑटो सजेशन देता है। और कुछ लोग ना इन सजेशन को ना ऑर्डर मान लेते हैं, सोचते हैं अगर माइंड ने ये बोला है ना, ऐसे थॉट आ रहा है ना, ऐसे कुछ भी अगर माइंड में रिफ्लेक्ट हो रहा है ऑटो, क्योंकि माइंड क्या है, कुछ इमेज के रूप में आपसे कम्युनिकेट करेगा, कुछ थॉट्स के रूप में कम्युनिकेट करेगा, किसी अर्ज फीलिंग को देखकर इस तरह से मेमोरी को रिप्ले करके आपको कुछ बातचीत करने की कोशिश करेगा। तो आप ना उसके सजेशन को ना ऐसे मान लेते ऑर्डर दे रहा है, और आज्ञाकारी ऐसे सेवक की तरह झुक के उस पर एक्शन लेने लग जाते हैं। अरे भाई समझो, सजेशन दे रहा है, सजेशन में क्या है, मानना है मानो, नहीं मानना ना मत मानो। वो तो फोर्स लगाएगा। जब आप एक्शन लेना शुरू कर दोगे, आप उसकी आदत बिगाड़ दोगे, वो तो फिर फोर्स करेगा, जिद्दी बच्चा बन जाएगा। नहीं अब तो मेरी बात मानो, पास में तो मानते आए हो। तो जिद्दी बच्चे को भी टैकल कर लिया जाता है, लेकिन उसे टैकल करने का तरीका होता है। तो आपको उसका पैटर्न पकड़ना होता है ना, जैसे कोई जिद्दी मनमाना है तो उसका पैटर्न पकड़ना होता है। अच्छा ये कैसे खुश होता है, कैसे जिद पे अड़ जाता है, ऐसे ट्रिगर हो जाता है, इसको ऐसे नहीं ऐसे मनाना होता है। तो बिल्कुल आपको भी ब्रेन को उसी तरीके से हैंडल करना सीखना होता है। बट वो ऑटो सजेशन आता है, ना कि ऑर्डर। अब यहाँ पे तुम कंफ्यूज हो गए तो फंस गए, क्योंकि फिर तो तुम आज्ञाकारी भक्त की तरह अब मानने लग जाते हो। नहीं, पकड़ो क्या कह रहा है, क्योंकि जो भी थॉट आ रहा है, जो भी मेमोरी रिप्ले हो रही है, कुछ भी इमेज बना रहा है, हर चीज़ ना कुछ तुमको बता रही है कि ब्रेन की क्या इंटेंशन है। और हाँ, इस पर शक करने की भी वैसे इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अगर नॉनसेंस भी कर रहा है ना, वो गलत इस टाइम पर समझ रहा है। वो अभी भी यही समझ रहा है कि वो आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसको आपने कुछ ना कुछ गलत मैसेज फीड कर दिया है। तो वो अभी भी आपके फेवर में ही काम करने की कोशिश कर रहा है। अगर वो कह रहा है भागो, अवॉइड मत करो, या इस तरीके से नेगेटिव थॉट दे रहा है आपको अलर्ट करने के लिए, तो उसकी इंटेंशन ख़राब नहीं है, बट उसके पास मैसेज ही गलत फीड है। तो मैसेज तो आप ही चेंज करोगे ना, जो उसमें आप फीड कर दोगे वो उसके बेसिस पर आपको सजेशन देगा। तो आप ना सजेशन से मत लड़ो, अवेयर हो और ये समझो, अच्छा ये मेरा माइंड ऑटोमेटिकली मुझे शो कर रहा है, इसका मतलब है कुछ गलत फीड हुआ है, अब मुझे राइट फीड करना है, ताकि ऑटो सजेशन अपने आप रिप्लेस हो जाएगा। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं कि आज ही हो समझे और आज ही कर लोगे, नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, और पेशेंस आप रख लोगे क्योंकि आपको ठीक होना है। तो यहाँ पर ऑटो सजेशन है, ये ऑर्डर नहीं है भाई, पहली बात तो ये अच्छे से समझ लो। हाँ, तो ऐसा हो रहा है तो अवेयर रहो, कैच करो उसे। और हमारे पास ना पावर है, तो एक तो ऑटो सजेशन आता है, और हमारे पास ना न्यू थॉट क्रिएशन की पावर है, यानी कि हमारे पास हमेशा मीनिंग देने की पावर है। आप जितना सही मीनिंग दोगे उसे, उतना ज़्यादा अच्छी तरीके से आप ना अपने ब्रेन को ट्रेनिंग दे पाओगे, और उसमें फिर नई नई चीज़ें फीड करोगे, और जो नया फीड करोगे वो उसे प्रोसेस करना स्टार्ट कर देगा, और फिर आपके दिमाग में ऑटो सजेशन भी करेक्ट आना अपने आप ही स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है माय डियर वंस, चलो अब तो अवेयरनेस हो गया, फिर हो गया आपका एक्सेप्टेंस। फाइट मत करो थॉट के साथ, डोंट फाइट विद द थॉट, ऑब्जर्व इट नॉन जजमेंटली, यानी कि उसको जज मत करो। जब हम गलत सही के चक्कर में बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं तो हम ज़्यादा फंसते हैं।
आपने ऑब्जर्व कर लिया, उसे लेबल कर लिया अपनी सहूलियत के लिए, क्योंकि कैटेगरी बनानी ज़रूरी है। बट अब इसका ये मतलब नहीं कि हर थॉट का पोस्टमार्टम करने बैठ जाओ। सिर्फ उसको देखो, सुनो कि वो क्या कह रहा है, नॉन जजमेंटल एटीट्यूड के साथ। तो दूसरा स्टेप ये करना है, क्योंकि थॉट्स जो है ना वो सिर्फ एक कॉग्निटिव इवेंट है जो आपके ब्रेन का नॉर्मल फीचर है। सोचो ज़रा, तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल थॉट आने बंद हो गया है, सुन लो जाओ, तब भी तुम परेशान हो जाओगे। तो प्रॉब्लम थॉट्स आने में नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि सही थॉट्स नहीं आ रहे हैं, और सही थॉट्स सही डेटा फीड करने से आएंगे। तो आपको क्या करना है, अवेयरनेस बढ़ानी है अपनी कि अच्छा ये नेगेटिविटी को रिप्ले करा है, एंड देन आपको उसको एक्सेप्ट करना है, लड़ना नहीं है। फिर उसे एक्सेप्ट कर लिया आपने, उससे बिना लड़े रिफ्रेम करना है। कई बार क्या होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि मैडम की बात में कॉन्ट्रडिक्शन है। कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, समझो मेरे प्यारो, मैं ये कह रही हूँ अननेसेसरी मत लड़ो। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है हमें अंडरस्टैंडिंग के लिए उसे चैलेंज करना पड़ता है। तो अगर कोई चीज़ ऐसी है जो फर्स्ट टाइम जो आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, आप समझ भी नहीं पा रहे कि ये गलत है सही है, मतलब कि ये मेरे को एंग्शियस बनाने वाली, फियरफुल बनाने वाली थॉट है, या ये कुछ रियलिटी की खबर दे रही है, आपको अगर पता नहीं चल रहा है, तो फिर उस थॉट को आपको चैलेंज करना होता है और उसे रीफ्रेम करना होता है और जो उसके पीछे का कोर बिलीफ होता है उसको आपको पकड़ना होता है और उसको वहाँ से उखाड़ना होता है। अब समझ लो, मैंने बहुत वीडियोस बनाए हुए हैं। जो भी हमारे दिमाग में थॉट्स आते हैं वो हमारे बिलीफ के बेसिस पर आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर समझो इसे, देखो हमारे को ना कुछ एक्सपीरियंस होते हैं, ठीक है। हमारे को आसपास से रेफरेंसेस मिलते हैं और हम अपने एक्सपीरियंसेस और रेफरेंसेस के बेसिस पर इंटरप्रिटेशंस भी निकालते हैं, ठीक है। हमने निकाली। अब ये सारे की सारी चीज़ें मिलकर जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, रेफरेंसेस हैं, जो इंटरप्रिटेशंस हमने निकाली हैं, ये क्या फॉर्म कर देते हैं, हमारे बिलीफ को बना देते हैं, ठीक है। अब हमारे कुछ तो कोर बिलीफ हो जाते हैं फिक्स्ड, राइट, और कुछ हमारे फ्लैक्सिबल बिलीफ होते हैं। अब हमारे जो बिलीफ होते हैं उसी पर बेस्ड होकर ना हमारा बिहेवियर होता है। अब ये जो हमारे बिलीफ हैं इसी के बेस पर हमारे अंदर बहुत सारे थॉट्स आते हैं। तो आप ना मास्टर को, क्योंकि थॉट्स तो बहुत सारे आते हैं, तो आप ना उन थॉट्स के पीछे आपका बिलीफ क्या है उसके मेन सोर्स को पकड़ लो और उसको आप चैलेंज करो। तो हर थॉट को आप चैलेंज नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप ना थॉट के ज़रिए उसके कोर बिलीफ को पकड़ो और उस कोर बिलीफ को ही आप चैलेंज करो। चैलेंज क्यों करना है? ब्रेन से बहस करने के लिए नहीं, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो जब आप ना अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए आप ना उसको चैलेंज करोगे। अब चैलेंज कैसे करना है? वही, क्या एविडेंसेस हैं इसके फेवर में, इसके अगेंस्ट कौन से एविडेंसेस हैं, आपको क्या ये मेरा थॉट्स इमोशन पर बेस्ड है या फैक्ट्स इसको सपोर्ट करते हैं, क्या मैं सारे फैक्ट्स को देख रही हूँ या मैं सिर्फ उनको देख रही हूँ जो मेरे थॉट को सपोर्ट करते हैं या मेरे बिलीफ को सपोर्ट करते हैं, क्या मेरी ये ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग है जबकि रियलिटी कुछ अलग है। इस तरीके से आपको तमाम क्वेश्चंस पूछने होते हैं। ये मैंने पूरे क्वेश्चंस की एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आपने अगर अभी तक नहीं देखी है तो उसे देख लो। मैं बोल दूँगी अपनी टीम को कि वो उसका लिंक इसमें लगा देंगे और आप वो देखो कि कैसे डिस्प्यूट किया जाता है। मैंने पूरा उसमें बनाया हुआ है, इसका इंग्लिश के चैनल पर भी अवेलेबल है और इसी चैनल पर भी अवेलेबल है। और जो बिलीफ है उसको आपको चैलेंज करके बिलीफ को बदलना होता है। जब आप चैलेंज कर लोगे उस बिलीफ को तो उसके बाद आप पूरा रियलिटी चेक देने के बाद अपना नया बिलीफ लिखोगे। लेकिन अभी तो वो बेबी बिलीफ होगा ना, उसको कैसे, मतलब आपका एक ऐसा मानो कि उसको स्ट्रॉन्ग बिलीफ बनाने से पहले वो एक न्यू थॉट होगा आपका, एंड तब आप उस पर एक्शन लोगे, उसे बार बार रिपीट करोगे तो आपका स्ट्रॉन्ग बिलीफ में कन्वर्ट हो जाएगा। जब आपका बिलीफ ही बदल जाएगा तो फिर उसके बेस पर आने वाले थॉट्स भी अपने आप ही बदल जाएंगे। तो कई बार हमें इस तरीके से रीफ्रेमिंग की ज़रूरत होती है।
और कई बार हम ना बहुत सारी चीज़ों को टेस्ट कर लिया, हम समझा रहे हैं अपने ब्रेन को, लेकिन अभी भी वो ना समझ नहीं रहा है। तो एक बार किसी एक चीज़ को आपने चैलेंज करके, यानी कि अंडरस्टैंड करके उसको चेंज कर लिया, फिर भी पुराने वाला पैटर्न भी, क्योंकि भी वो स्ट्रॉन्ग है, इतने सालों से आप रिपीट करते आए हैं, वो आ रहा है, उसे बार बार चैलेंज करने नहीं बैठना है। यहाँ पर फिर यही करना है कि उससे फाइट नहीं करना है, ऑब्जर्व करना है कि अभी भी मुझे पुरानी वही ओल्ड स्टोरी बता रहा है, ठीक है, और उसे लेट गो कर देना है, जाने देना है, पास होने देना है। फिर नेक्स्ट स्टेप रिप्लेस, इंस्टॉल करना है एक नया पैटर्न, अफर्मेशन से भी, माइंडफुलनेस से, जर्नलिंग से और एक्शन लेकर। आप चाहते हैं कि आपका वो सारा एटीट्यूड परमानेंटली रिप्लेस हो जाए, तो रिप्लेसमेंट के लिए आपको क्या करना होता है, नए पैटर्न को इंस्टॉल करने के लिए आप अपनी स्पेसिफिक नीड से रिलेटेड अफर्मेशन लिख लो। आप ना माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करो, जितना आप माइंडफुलनेस, इस पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी माइंडफुलनेस पे, अभी देख लो उसको। और जर्नलिंग पर भी मैंने, जर्नलिंग के बेनिफिट्स, जर्नलिंग थेरेपी पे मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है, और एक्शंस की तो मैं हर बार बात करती हूँ। तो जब आप अपना जो नया थॉट प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग आप एक्शन लोगे, बार बार अपने आप को अफर्म करोगे, आपके इंटरनल डायलॉग्स पॉजिटिव होंगे, आप अपने एक्सपीरियंसेस को जर्नल करोगे, माइंडफुल रहोगे, इन सब से क्या होगा, आपके अंदर जो रीफ्रेमिंग आप करना चाह रहे थे वो हो जाएगी, और वो सारा रिप्लेसमेंट हो जाएगा। और ये सब करोगे, लेकिन कब तक करोगे ये सारे 4 स्टेप्स? आपको रूट कॉज तो हील करना ही पड़ेगा। अब आपके पास जो भी है अंदर, मान लीजिए कोई पेनफुल मेमोरीज हैं, है ना, कुछ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस हैं, आपकी कुछ आदतें इतनी स्ट्रांग बन गई थी, कुछ भी है आपके पास, कुछ भी इमोशनल वुंड्स हो सकते हैं। मैंने ना एक शेडो थेरेपी की भी अभी रिसेंटली वीडियो जो है ना लाइव की थी। आपने अगर अभी तक उसको ना शेडो थेरेपी वर्क नहीं किया है, तो मैं दोबारा से याद दिला रही हूँ, शेडो वर्क कर लो, बहुत काम आएगा। सारा का सारा जो सबकॉन्शियस माइंड में भर रखा होगा ना, वो सब सामने निकल कर आ जाएगा, और बहुत जल्दी हील हो जाओगे। तो आपको उसको हील कर सकते हैं। मैंने सेल्फ हिप्नोसिस कैसे करते हैं उस पर भी वीडियो बनाया हुआ है, देख लेना। और इनर चाइल्ड वर्क तब अच्छे से कर पाओगे, तब वो शेडो वर्क करोगे। तो आपको जो ओरिजिनल इश्यूज है ना, जो आपने दबा रखे हैं, उन पर भी काम करना पड़ेगा, तभी एक्चुअल में लूप पूरी तरीके से टूटेगा और आप कंप्लीटली रूट कॉज से हील होगे। क्योंकि अगर ऊपर ऊपर से इस तरीके से काम करते रहोगे तो बड़ी दिक्कत आएगी। तो रूट कॉज पर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है माय डियर वंस। चलो अब ना यहाँ पर समझो कि कैसे एक सिंपल सी टेक्निक से भी इमीडिएटली इंस्टेंट हेल्प कर सकते हो। ये तो मैंने जो भी बताया, इसमें तो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा सारा काम करने में। अब मैं आपको एक इंस्टेंट भी बता रही हूँ कि जब भी इस लूप में फंस जाओ, तुरंत बाहर को निकालना, अपने आप को बाहर निकालना हो तो क्या कर सकते हो। 3 स्टेप है, नोटिस करना है, जेंटली ब्रिंग अवेयरनेस टू द थॉट। अपने आप से पूछो व्हाट्स लूप राइट नाउ, व्हाट्स लूपिंग राइट नाउ, अभी क्या चल रहा है मेरे दिमाग में। डोंट एंगेज और जज, जस्ट ऑब्जर्व। सिंपल सा पहला स्टेप। फिर दूसरा, नेम, लेबल इट विद डिस्टेंस। से दिस इज जस्ट एन ओल्ड स्टोरी, ये वही पुरानी घिसी पिटी स्टोरी सुना रहा है। या इससे बोले कि दिस इज माई माइंड्स फियर पैटर्न नॉट द ट्रुथ, ये मेरा सिर्फ एक मेंटल पैटर्न है, डर का एक पैटर्न है, ये सच्चाई नहीं है। आपने नोटिस किया, इस तरीके से उसको नेम दिया, और फिर न्यूट्रलाइज करेंगे, ब्रेथ वर्क करेंगे उसी टाइम पर। सिर्फ अपनी ब्रेथ को ऑब्जर्व करेंगे और ब्रेथ को थोड़ा सा ऑब्जर्व करते ही महसूस करेंगे कि वो लंबी हो रही है, जो शैलो चल रही थी वो डीप हो रही है। और अपने अफर्मेशंस जो है ना रिपीट करेंगे। उसमें आप क्या कर सकते हैं, बॉक्स ब्रीदिंग कर सकते हैं। 4 सेकंड में इनहेल, 4 सेकंड होल्ड, और आप 4 सेकंड में एक्सेल, और फिर 4 सेकंड में होल्ड कर सकते हैं। या 4 सेकंड में आपने इनहेल किया, 4 सेकंड होल्ड किया, और 6 सेकंड में आपने एक्सेल कर लिया। और अफर्मेशन भी आप बोल सकते हैं ऐसे। अफर्मेशन आप ऐसे बोल सकते हैं कि आई एम पीसफुल विद माई पास्ट, आई एम चूजिंग अ न्यू पाथ ऑफ पीस राइट नाउ। अभी आई एम पीसफुल विद माई पास्ट कब काम करेगा, जब पास्ट के जो एक्चुअली दबा कर बैठे हो पूरा, उसको भी निकालना शुरू करोगे, तब रियल में लगेगा, वरना झूठ लगेगा। ठीक है। अब आप ना जब अभी प्रोसेस में हो तो इसको ऐसे कर देना कि आई एम बिकमिंग, यहाँ पर कर देना ऐसे, ऐड कर लेना आई एम बिकमिंग। ठीक है, अगर काम करने में हो। और जब हो जाए इस पर काम, जब मतलब कर लो इस पे काम, तो फिर अपने आप को कहना शुरू कर देना कि आई एम पीसफुल विद माई पास्ट, ऐसे कर लेना। तो प्रोग्रेसिव पहले एंड देन एब्सोल्यूट फॉर्म में कह देना ऐसे, आई एम चूजिंग अ न्यू पाथ ऑफ पीस राइट नाउ। इस तरह से आप अपने आप को अफर्म कर सकते हो जब भी कुछ इस तरीके का लूप आपको परेशान करने का कोशिश करे। और अफर्मेशन इस तरीके की, दिस थॉट इज ओल्ड, आई एम न्यू इन दिस मोमेंट, आई नाउ चूज क्लैरिटी, काम एंड करेज। कुछ भी आप कस्टमाइज अपनी अफर्मेशंस भी बना सकते हो। तो माय डियर वंस, मैंने आपको नेगेटिविटी के लूप को पहले समझाया कि क्यों बना रहता है,
वो लूप क्यों नहीं ब्रेक होता ऑटोमेटिकली, आप कैसे उसे अननोइंगली मेंटेन कर रहे हो, और उसको तोड़ने के लिए क्या सिंपल सा आप कर सकते हो। अब देखो, आप जब अपने आप एफर्ट्स डालोगे आप कर पाओगे ये सब, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि हम खुद नहीं कर पाते हैं, तो इतना एकदम से डिसहार्टनिंग नहीं होना है। मैंने इस पर तमाम वीडियोस बनाई हुई हैं, देखो कुछ ना कुछ काम करेगा ये। अगर इस तरीके से नहीं कर पाओगे तो अपने आप को हिप्नोसिस स्टेट में ले जाकर अपने आप को सजेशंस दो, हो सकता है वो काम करे। शेडो वर्क करो, फिर उसके बाद आप जब करोगे, मैंने उस वीडियो में भी बोला था कि जो लोग अच्छे से शेडो वर्क करेंगे वो कमेंट सेक्शन में पूरा शेडो वर्क जो भी आपने किया है उसको पोस्ट कर दें, और मैं पर्सनली आपको उस पर रिवर्ट करूँगी और उसमें आपको बताऊँगी कि आप इस तरीके से अपने शेडो को इंटीग्रेट करने के लिए, अपने आप को हील करने के लिए ये सब चीज़ें कर सकते हैं। अपने हिस्से की मेहनत तो करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ तो काम करेगा, इसीलिए इतनी वैरायटी चीज़ें आपको सिखाती रहती हो। सो इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर करो ताकि सब अपने नेगेटिविटी के लूप से बाहर आकर हंसते मुस्कुराते ज़िंदगी जिए। आप चाहते हो ना, जानते हो बहुत अच्छी तरीके से कि मैं चाहती हूँ कि आप घर बैठे ही जल्दी से ठीक हो जाओ, क्योंकि आप मेरे डियर वंस हो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना खास ख्याल रखना।